कर लेता हूँ, जाके मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। तो इनकेस अगर बीच में आपका वाईफाई कनेक्शन जा रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, टेंशन मत लो गाइस, ये सारा का सारा चीज मैं ऑनलाइन अपलोड भी कर दूंगा, तो वहां से आप एक्सेस कर पाओगे। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू एक्सेस। सागर देख, ओडिशा का मेरे को पता नहीं एज ऑफ नाउ, आई एम स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी, बट जितना मैंने देखा है गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चर्स थे, एक सिलेबस देखा मैंने, ऑलमोस्ट सबको थर्ड ईयर में सेमिस्टर में सॉम है ही, ठीक है। तो उसका टेंशन मत ले, सॉम होता ही है, बिना सॉम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसे कर पाएंगे मुझे पता नहीं। सो डोंट वरी, सॉम रहेगा, डोंट वरी। तो चालू करता हूँ मैं विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो सबसे पहले बात करता हूँ स्ट्रेस के बारे में। नाउ स्ट्रेस ये ऐसा टर्म है जो आई एम श्योर आप लोग ने पढ़ा होगा, राइट? सबके जिंदगी में कभी कभी आता है, राइट? तो ये मटेरियल के ऊपर कितना स्ट्रेस एक्सर्ट होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ बिफोर आई प्रोसीड, मैं कुछ बोलूँ उससे पहले, सिंस यू हैव ऑलरेडी डन डिप्लोमा, मैं पूछना चाहूंगा कि स्ट्रेस का फॉर्मूला किसी को आता है क्या? एनीवन? स्ट्रेस का अगर फॉर्मूला आपको आता है तो यू कैन सिंपली आंसर इन द चैट बॉक्स। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आपका डिप्लोमा में हो चुका है। If you know the formula for stress, please try to answer it in the chat box. Okay, Vedant is correct, Sagar is correct. बराबर है सागर, वेदांत का आंसर भी सही है, राइट? तो बाय द वे, लोग क्या बोल रहे हैं जब भी हम लोग स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं, ये वर्ड स्ट्रेस का बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग ने अभी भी देखा है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये मेजोरिटी लोग बोलते हैं। बट एक्चुअली ये डेफिनेशन जो स्ट्रेस का है वो गलत डेफिनेशन है, फॉर्मूला सही है बट डेफिनेशन गलत है। ये कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया है, राइट, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर का फॉर्मूला भी तो सेम है, प्रेशर इज आल्सो नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, डज दैट मीन कि इन दोनों का यूनिट जो है, मतलब ये जो जो वैल्यूज है स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम चीज है क्या? क्या लगता है गाइस? स्ट्रेस और प्रेशर दोनों सेम चीज लगता है क्या? डू यू थिंक इट्स सेम? यस और नो में आंसर दे दो, मुझे पता चल जाएगा, राइट? डेफिनेटली। क्या बात है, सागर ने बढ़िया आंसर दे दिया, दैट्स गुड सागर, मुझे लग रहा है तू प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, बहुत बढ़िया बात है, राइट? नॉर्मली क्या होता है पता है, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया बोल देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। स्ट्रेस इज एक्चुअली इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी ये कैसे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्यों होता है और उसका मतलब क्या होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो लेट सपोज मेरे पास एक सिंपल सा रॉड है, राइट? एक सिंपल सा रॉड है अपने पास। इस रॉड के ऊपर हम लोग क्या करने वाले, फोर्स एक्सर्ट करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन के ऊपर। तो लेट मी एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर रॉड। इस रॉड के ऊपर मैंने ऐसे दो फोर्स एक्सर्ट किए। ये फोर्स का नेचर टेंजाइल है। टेंजाइल क्यों? बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, इसलिए टेंजाइल फोर्स है। नाउ सीधी सी बात है, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बराबर है? मतलब ये मटेरियल के ऊपर जो हम लोग ने फोर्स एक्सर्ट किया है, उस फोर्स को ये मटेरियल रेजिस्ट करेगा बाय क्रिएटिंग सम रिएक्शन फोर्स। नाउ जाहिर सी बात है वो रिएक्शन फोर्स हमको डायरेक्टली दिखने वाला नहीं है, तो वो इमेजिन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस मटेरियल को ऐसा अज्यूम करें कि ये कट किया है, इमेजिनरी कट किया, तोड़ा नहीं है, इमेजिनरी कर रहे हैं कि ये कट किया है। तो कट करने के बाद हमें क्या दिखेगा? कट करने के बाद मुझे इसके दो पार्ट्स दिखेंगे, एक पार्ट मुझे ऐसा दिखेगा लेफ्ट साइड में और दूसरा पार्ट मुझे ऐसा दिखेगा राइट साइड में। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे दो पार्ट मुझे दिखेंगे। नाउ इसके ऊपर हम लोग ने जो फोर्स एक्सर्ट किए थे वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट किया था, दिस वाज माय फोर्स एफ, और यहाँ पे दूसरा वाला फोर्स एक्सर्ट किया था, ये वाला फोर्स था माय एफ, राइट? नाउ अगर मुझे इस फोर्स को रेजिस्ट करना है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट करना है, तो कहने से यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स आना चाहिए विच विल बी एफ। अभी ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब ये एफ के साथ और ये एफ के साथ दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, वैल्यू सेम होगा बट उनका डायरेक्शन अलग है। उसी तरह इस फोर्स को अपोज करने के लिए अंदर से एक और एक फोर्स जनरेट होगा जिसका वैल्यू होगा एफ, राइट ना? अगर मैं सोचूं तो कहने से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम, इज इट इन इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एट द एंड। क्या लगता है गाइस आपको? आर द फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम? व्हाट डू यू थिंक? यू कैन सिंपली आंसर इन यस और नो। जो मैंने आपको सिंबल्स बताए थे वो सिंबल्स का इस्तेमाल करके बोलोगे तो ज्यादा फटाफट हो जाएगा, या फिर चैट में आंसर करना है तो सिर्फ y या फिर n ऐसा मैसेज डाल दो, मुझे पता चल जाएगा। सिंबल से इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने बोला क्या, ये इक्विलिब्रियम है, ये वर्ड का मतलब समझने का ट्राई करो। इक्विलिब्रियम का मतलब हर फोर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस है, तो अल्टीमेटली सबको ऐड करोगे तो आंसर जीरो आएगा।
तो मुझे सिद्धांत ने और वैभव ने आंसर दे दिया है, राइट, गुड। अदर पीपल ऑल्सो ट्राई टू पार्टिसिपेट, वरना बोरिंग हो जाओगे, कॉलेज के लेक्चर जैसा लगेगा, मुझे भी मजा नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, एंड देन देयर इज नो मीनिंग, बैठने का कोई मतलब नहीं है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अभी प्रेशर क्या होता है और ये स्ट्रेस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे नाउ, अगर मैं इस फोर्स को कंसिडर कर रहा हूँ और इस एरिया को कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज द रेशियो ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स को अगर मैं इस एरिया के साथ डिवाइड कर रहा हूँ, इफ आई एम डिवाइडिंग बाय दिस एरिया, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ प्रेशर। इसको बोलेंगे हम लोग प्रेशर। मतलब जब भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं, वो बन जाता है हम लोग का प्रेशर। बट अगर मैं ये वाला फोर्स ले लूं, ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। सो दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। तो यहाँ पे ये वाला F क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट योर एक्सटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स, राइट। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये मैंने क्यों लिया, बिकॉज जाहिर सी बात है आपको एग्जाम्स के वाइवास में ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत ही सिंपल सा फैकल्टी क्वेश्चन बोलता है, भाई स्ट्रेस का फॉर्मूला बोल दे, हर बच्चा बोलेगा फोर्स पर यूनिट एरिया, और उसके लिए आंसर गलत हो जाता है, राइट। तो आपके मार्क्स अननेसेसरी कट हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। अगर सबको स्ट्रेस का मीनिंग क्लियर है, तो एक बार यस के ऊपर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे मैं आपका एक बार सब लोग, अगर आपको सबको ये स्ट्रेस का यूनिट पता चल गया रहेगा, वंस एवरीवन ट्राई टू क्लिक ऑन यस सिंबल। सूरज, प्रतीक, वन मोर पार्टिसिपेंट, वेदांत, पार्टिसिपेट करो गाइस, वरना मजा नहीं आएगा। सागर, प्रतीक, एवरीवन, वेदांत, ठीक है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, स्ट्रेस का मतलब समझ में आ गया। अगर यूनिट के बारे में बात करूं, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, राइट। एरिया है, एरिया का यूनिट हम लोग मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं। नाउ वो कौन सा यूनिट लेना है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको लेंथ का यूनिट किस फॉर्मेट में दिया। अगर लेंथ का यूनिट आपको मीटर में दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर आपको में दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर स्क्वायर। तो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, बट बेसिक यूनिट ये है न्यूटन पर स्क्वायर, राइट। तो हम लोग ने फॉर्मूला के बारे में बात कर लिया और हम लोग ने यूनिट के बारे में बात कर लिया। तो ये था आपका स्ट्रेस का कंसेप्ट। दूसरा वाला कंसेप्ट है अबाउट स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, लेट्स सपोज सब अब और मेरे पास एक सिंपल सा रॉड है मेटल का, राइट। और इस रॉड को मैंने ये वाली जगह पे फिक्स करके रखा है, यहाँ पे फिक्स करके रखा है, और मैंने ये डायरेक्शन से कुछ फोर्स एक्सर्ट किया है। तो आप लोग मुझे बताओ, इस जो रॉड है उसका लेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चैट में सिर्फ आई या डी करके मैसेज कर दो, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ मुझे बता दो कि अगर मैंने इसके रॉड के ऊपर ऐसा फोर्स एक्सर्ट किया है, तो इसका लेंथ क्या होगा, फटाफट एवरीवन। ओके ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन इज आंसरिंग करेक्टली कि द लेंथ विल ऑब्वियसली इंक्रीज, राइट। तो अगर लेंथ इंक्रीज होने वाला है तो क्या होगा, चलो बात करते हैं। ये वाला रॉड था सर, आपने रॉड के बारे में बात किया था, इसका लेंथ हम लोग ने इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन डायमीटर, क्या बात है वो, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इंक्रीज इन लेंथ एंड डिक्रीज इन डायमीटर, ग्रेट। डायमीटर विल स्मॉल, ऑब्वियसली डायमीटर के बारे में बात नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली डायमीटर कम हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। ना यहाँ पे मेरे को बताना क्या, मेरे को बताना है स्ट्रेन क्या है ना। स्ट्रेन का कंसेप्ट भी ऑलरेडी हो चुका है, बट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, वापस एक बार। नाउ ये जो लेंथ था, कहने से दिस वाज द ओरिजिनल लेंथ, ये मटेरियल का ओरिजिनल लेंथ था। फिर बाद में हम लोग ने किया क्या, मटेरियल का एक नया लेंथ आ गया, लेट्स से दिस इज L1, और ये जो पार्ट है यहाँ से इतना पार्ट, दिस इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा L। तो जब भी मैं मटेरियल के चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ के साथ कंपेयर करूंगा, मतलब रेशियो लूंगा, तो उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन क्या होता है, इफ आई हैव टू डिफाइन स्ट्रेन, अगर मैं स्ट्रेन के बारे में बात करूं, स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ, दैट इज डेल्टा L अपॉन ओरिजिनल लेंथ। समझ में आ रहा है ना। स्ट्रेन का अगर मेरे को एक जनरल फॉर्मूला बोलना है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन कौन सा था, लेंथ, इसलिए हम लोग ने डेल्टा L लिखा है। ओरिजिनल लेंथ क्या था, कैपिटल L, तो यहाँ पे L आ गया। तो ऐसे दो वाले बराबर है, वेदांत बराबर है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। नाउ यहाँ पे जो भी मैंने बताया आपको, या तो पहले हो चुका है, डिप्लोमा में हो गया रहेगा, या फिर आपने मैकेनिक्स डिग्री 1 के सेमेस्टर में पढ़ा रहेगा, राइट। बहुत ही बेसिक सा, राइट। अभी थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाते हैं। आई एम श्योर आप सब लोग को ये वाला बात पता रहेगा या फिर याद था। नाउ लेट मी मूव ऑन टू दिस सिंपल कंसेप्ट कि क्या बात कर रहे करके, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, वापस एक बार बात करते हैं। तो ये मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर मैंने क्या किया, मटेरियल के ऊपर ध्यान से देखना, मैंने एक फोर्स एक्सर्ट किया है। नाउ
मेरे को बात करना है डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस में भी अलग अलग टाइप होते हैं, शियर स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, फिर बाद में आपका टॉर्शनल स्ट्रेस होता है। हम लोग बात करें डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट स्ट्रेस? तो लेट्स सपोज मैंने लोड है P, वो एक्सर्ट किया है इस क्रॉस सेक्शन के एरिया के ऊपर। अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया और ये जो फोर्स है इसके बीच में का एंगल क्या है, तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ये जो फोर्स है और ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, उनके बीच का एंगल कितना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? ग्रेट, वेदांत इज राइट। व्हाट अबाउट द अदर्स? ये फोर्स और इस क्रॉस सेक्शन के बीच में एंगल कितना है? राइट, वैभव इज आल्सो राइट। परफेक्ट परफेक्ट, ऑलमोस्ट एवरीवन इज राइट। ठीक है, बढ़िया है। तो वी ऑल विल अग्री दैट यहाँ पे सर एंगल तो 90 डिग्री है ना। जब भी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, ये जो मटेरियल है वो अंदर से एक रेजिस्टिंग फोर्स भी प्रोवाइड करेगा विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स है, कहने से सर ये भी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सीधी सी बात है, राइट। नाउ रेशियो ऑफ दिस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज नथिंग बट स्ट्रेस। ये हम सब लोग को पता है, राइट। और इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। क्यों? बिकॉज द फोर्स विच वी आर एक्सर्टिंग इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो भी फोर्स 90 डिग्री के एंगल में रहेगा क्रॉस सेक्शन के साथ, उस वाले स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। समझ में आ रहा है? तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट स्ट्रेस। व्हेन अ फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस मतलब इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्ट्स नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर बोलो। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑन विच इज एक्ट। तो इस एरिया के ऊपर एक्ट कर रहा है, इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस बोल सकते हैं या तो नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं। दोनों वर्ड याद रखने का ट्राई करो, बिकॉज एग्जाम में आइदर दे आस्क के डिफाइन नॉर्मल स्ट्रेस, तो पता होना चाहिए कि सेम चीज के बारे में बात करें। तो ये था आपका डायरेक्ट स्ट्रेस का डेफिनेशन। नाउ डायरेक्ट स्ट्रेस में भी दो टाइप है। पहला वाला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। ना टेंजाइल क्यों? बिकॉज ये वाले अगर मेरे पास मटेरियल है, इसके ऊपर मैंने ऐसे फोर्स एक्सर्ट किया है। ऐसे मतलब सर ये जो फोर्स है ना, ये यहाँ पे क्रॉस सेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल तो क्रिएट कर रहा है, but they are moving away from the cross section. What is happening? These forces are trying to move away from the cross section. तो जब भी forces move करते हैं away from the cross section, that kind of force are called as tensile force. और उन फोर्स के वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिंपल सा डेफिनेशन है, व्हेन द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट्स अवे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शनल एरिया, डायरेक्ट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज टेंजाइल स्ट्रेस, राइट। तो इसका ऑपोजिट एक छोटा सा भाई भी है, उसका दूसरा भाई है कंप्रेसिव स्ट्रेस। नाउ जाहिर सी बात है, आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन या टूवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन? शॉर्ट फॉर्म में आंसर दे दो, चैट में पता चल जाएगा मुझे, राइट। इनिशियल वर्ड अगर भी आपने मैसेज कर दिया ना तो भी मुझे पता चल जाएगा, बट आई एम हैप्पी टू सी कि बहुत लोग फटाफट फटाफट आंसर कर, दैट्स सो गुड टू सी, मजा आ रहा है, राइट। सो एज यू पीपल सेड कि यार यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्सेस है दे विल ट्राई टू एक्ट अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, रादर सॉरी टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री पे भी एक्ट कर रहा है, बट दीज आर एक्टिंग टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और उसके डेफिनेशन में सिर्फ ये वाला वर्ड चेंज हो जाएगा, टुवर्ड्स, और ये वाला यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का। तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट हम लोग ने पढ़ा कि देखा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, यूनिट्स देखे, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस की हम लोग ने क्लासिफिकेशन की है। अभी इस स्ट्रेस की वजह से अगर इसमें डिफॉर्मेशन हुआ, ये अगर लेट सपोज ये डिफॉर्मेशन हो गया, लेट सपोज ये ऐसा आगे इंक्रीज हो रहा है, राइट, ये अगर डिफॉर्म हो रहा है इतना, तो कहने से इसका लेंथ चेंज हो गया। सो दिस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट स्ट्रेन, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कॉज्ड बिकॉज ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेन, राइट। आई एम श्योर आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, कोई बता सकता है मुझे कि यार स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है? बिकॉज मैंने तो बताया नहीं स्ट्रेन का यूनिट। क्या कोई दिमाग लगा के बता सकता है कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है? परफेक्ट, सागर इज करेक्ट, वैभव रॉन्ग है, सिद्धांत भी रॉन्ग है, वेदांत is also wrong. It's good to see that people are participating. Deepak Thakur is not answering. सिद्धांत एन नहीं, देखो यहाँ पे यही तो मेरे को लगा था कि छोटा छोटा चीज है, सिर्फ एक बंदे ने आंसर करेक्ट दिया है। अगर मैं लेंथ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आइदर द यूनिट कैन बी मीटर और mm, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए मीटर ले लेता हूँ। नीचे भी लेंथ है तो नीचे भी यूनिट क्या रहेगा, मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे एग्जैक्टली, वैभव सही बोल रहे हैं अभी कि यहाँ पे
जो यूनिट है वो होगा ही नहीं, बिकॉज दिस विल बी अ डायमेंशनलेस नंबर। तो स्ट्रेन का यूनिट होता नहीं है, इज्जत बचाओ और वाइवा में ऐसा बोलो मत मीटर न्यूटन मीटर ऐसा कुछ बोलो मत, वो निकाल देगा तुम लोग को क्लासरूम से। सो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, राइट। सो वी अंडरस्टूड दीज सर्टेन बेसिक कंसेप्ट। अभी इसके बाद जो पढ़ने वाले काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आई एम श्योर बाकी के यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई होगा। ये जो क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर आया तो विद डायग्राम रहेगा और आपको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है। बट यहाँ पे राइटिंग का पार्ट है वो नहीं करने वाला हूँ मैं, उसके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे तरफ से, तो उसका टेंशन मत लो। और ये वीडियो लेक्चर्स है वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, ताकि आप बाद में रिवाइज कर लो इनकेस अगर आपका बीच में कोई छूट रहे तो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को एक कर्व ड्रॉ करना है फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आई एम श्योर स्ट्रेस पता है आपको, स्ट्रेन पता है, तो अभी चालू करते हैं समझने के लिए। Now, ये समझने के लिए ना गाइस हम लोग क्या करेंगे, एक मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं। नाउ इट्स लाइक, यस सागर, यस नोट्स मिल जाएगा सागर, टेंशन मत ले, नोट्स मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये लेक्चर एंड होगा ना तभी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि ये कैसे होने वाला है करके। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरा लार्जर प्लान क्या है वो आप सब लोग को बताता हूँ, बिकॉज आपको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा यार। तो डोंट वरी, मैं आप सबको बता दूंगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, बट फिलहाल लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये समझने का ट्राई करना गाइस, ये बहुत सारी किताबों में बट समझता कोई नहीं है, ये मैंने देखा है कि रट्टा मार लेता है बच्चा बट आता नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग अ सिंपल मटेरियल, एक सिंपल सा मटेरियल है ना। इस मटेरियल को एक्चुअली स्टडी करने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे कि क्या कर रहे हैं। मतलब ये अंदर जो रेड डॉट है ना, वो एक एक मॉलिक्यूल है इस मटेरियल का, ये कोई भी एक मेटल है और उसके अंदर ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, राइट। अभी हम लोग क्या करने वाले, इसके ऊपर लोड एक्सर्ट करेंगे। तो जैसे मैं इसके ऊपर लोड एक्सर्ट करूंगा, व्हाट विल हैपन, इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ इंक्रीज हो रहा है मतलब कहने से देयर इज अ चेंज इन लेंथ। whenever there is a change in length there will be a strain। तो यहाँ पे strain increase होने वाला है, strain आएगा मतलब ये जो कर्व है ऐसा horizontal डायरेक्शन में कुछ ना कुछ आपको लाइन बताएगा, राइट। अच्छा, अगर मैंने लोड एक्सर्ट किया, एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया, तो कहना है मटेरियल उसको रेजिस्ट करने के लिए ट्राई करेगा। रेजिस्ट करने के लिए ट्राई करेगा मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करेगा या फिर क्रिएट करेगा। बाय द वे लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पे हम लोग ने ऊपर वाले पार्ट पे मटेरियल को फिक्स करके रखा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऊपर से ऐसा रेजिस्टेंस रिएक्शन फोर्स देगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट करेगा। नाउ अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको आता है तो चैट में प्लीज बता देना कि यहाँ पे कौन से टाइप का स्ट्रेस एक्सर्ट हो रहा है इस मटेरियल के ऊपर, राइट। डायरेक्ट, डायरेक्ट तो है बट स्पेसिफिकली वैभव कौन सा, डायरेक्ट तो है बट स्पेसिफिकली कौन सा है। वेदांत इज करेक्ट। जो अभी अभी जो बंदा ज्वाइन हुआ है जिसने हैंड रेस किया था, आपको थोड़ी देर में मैं एड्रेस करता हूँ, बट फिलहाल के लिए आप जस्ट देखो लेक्चर कैसे जा रहा है करके, राइट। टेंजाइल है, राइट। तो यहाँ पे टेंजाइल नेचर का फोर्स हम लोग ने एक्सर्ट किया तो टेंजाइल स्ट्रेस भी क्रिएट होगा ना। होगा क्या, देखो जैसे ही स्ट्रेस क्रिएट होगा और स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, अपने को एक ऐसा लाइन मिलेगा। सो लेट मी शो दैट लाइन ऑन द ग्राफ। ये एक ऐसा लाइन आ रहा है और इसको नाम दे देते हैं ओ ए। ना ओ पॉइंट, ओ क्या बताता है, पॉइंट ओ पे हम लोग ने कोई भी लोड एक्सर्ट नहीं किया है, कोई लोड एक्सर्ट नहीं किया तो स्ट्रेस कितना रहेगा, जीरो। स्ट्रेन कितना रहेगा, जीरो। बट जैसे जैसे हम लोग लोड एक्सर्ट करेंगे क्या होगा, स्ट्रेस बिल्ड होते जाएगा, स्ट्रेन भी क्रिएट होगा, इसलिए हमें एक लाइन मिला है। अब ये लाइन का स्पेशलिटी ऐसा है कि ये स्ट्रेट लाइन है या फिर लीनियर लाइन बोल दो, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट ए तक जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब समझने का ट्राई करो। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस देख रहा हूँ कि स्ट्रेस है 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और यहाँ पे स्ट्रेन देख रहा हूँ 1 का। अगर मैंने ऊपर एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे मैंने बोला स्ट्रेस है 4 का, तो अकॉर्डिंगली मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे स्ट्रेन है 2 का। यहाँ पे अगर मैंने अकॉर्डिंगली एक पॉइंट ले लिया, ये है 6 का, तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे स्ट्रेन कितना होगा। कैन एनीवन थिंक एंड टेल मी इन द चैट कि यहाँ पे स्ट्रेन कितना होगा। एनीवन कमेंट में आंसर कर दो गाइस। वेदांत परफेक्टली रॉन्ग आंसर दिया है तूने, 4 नहीं रहेगा रे, 3 रहेगा। सिंपल है ना, राइट। व्हाई, बिकॉज दिस इज द रिलेशन, इन सबके बीच में एक लीनियर रिलेशन है कि अगर ये 2 से इंक्रीज हो रहा है तो ये 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो दीज आर प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है गाइस। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड कि यहाँ पे
टिल पॉइंट ए तक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड दैट इज द रीजन पॉइंट ए को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि पॉइंट ए तक मटेरियल आपका कैसा है, इलास्टिक भी है और प्रोपोर्शनल भी है, राइट। इलास्टिक का मतलब अगर लेट सपोज ये लोड मैंने निकाल दिया, तो ये लोड निकालने के बाद मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा, जिसका मतलब होता है वो इलास्टिक भी है। और पॉइंट ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, राइट। नाउ ध्यान से देखना अभी मैं क्या करने वाला हूँ। लेट सपोज मैंने इसके नीचे और एक लोड लगा दिया, लेट सपोज मैंने और एक लोड लगा दिया, तो क्या होगा, वापस थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्ड होगा और स्ट्रेन भी थोड़ा सा बिल्ड होगा, तो यहाँ पे अपने को और एक नया वाला पॉइंट मिलेगा विच इज पॉइंट बी। ना पॉइंट ए से बी के बीच में अगर आप कर्व देखोगे तो ये कर्व स्ट्रेट नहीं है, इसका मतलब पॉइंट ए के बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, राइट। बट पॉइंट बी पर अभी भी मटेरियल इलास्टिक है, मतलब सर ये वाला दोनों लोड निकाल दो, क्या होगा, मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, मतलब मटेरियल अभी भी इलास्टिक है। तो व्हाट आई कैन से इज पॉइंट बी इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट, क्यों, बिकॉज पॉइंट बी तक ही मटेरियल इलास्टिक रहता है। मतलब लेट सपोज अगर मैंने इसमें थोड़ा सा और लोड एक्सर्ट कर दिया और हम लोग थोड़ा सा और आगे आ गए, और फिर मैंने अगर मटेरियल में से सारा लोड निकाल दिया, तो क्या होगा पता है, ये जो कर्व है ना वापस ओरिजिनल शेप पे जाएगा, बट ये वापस जीरो पे नहीं जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके क्लोज होगा। कोई बता सकता है कि यहाँ पे अगर ये क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये व्हाट डज इट सिग्निफाइज? बताता हूँ सागर, दो थोड़ा टाइम दे, मैं बताता हूँ, आई जस्ट टेल यू। कैन एनीवन टेल मी कि अगर यहाँ पे मैंने क्या बोला, थोड़ा सा लोड इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा लोड इंक्रीज करने के बाद क्या हो गया, मटेरियल वापस डिफॉर्म होगा, स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन आएगा, बट अभी मैंने इलास्टिक लिमिट के थोड़ा आगे लेके गया, और वापस अगर मैंने लोड रिमूव कर दिया, तो ये वापस कर्व जाके ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, और यहाँ पे बट जीरो पे नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा। कैन एनीवन टेल मी ये जो लेंथ है वो क्या सिग्निफाई कर रहेगा? एनीवन? अगर किसी को आंसर पता रहेगा तो प्लीज हैंड रेज कर देना, या फिर यस के ऊपर क्लिक कर देना, माइक अनम्यूट करके मैं आपको पूछ लूंगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, ये कंसेप्ट सिंपल है, आप इजीली पढ़ लोगे, एग्जाम में भी लिख लोगे, बट यार कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो आप मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और सागर का जो डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूँ। नाउ देखो गाइस क्या होता है, पॉइंट बी मैंने क्या बोला, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट मतलब उस पॉइंट तक ही मटेरियल इलास्टिक मटेरियल जैसा बिहेव करेगा, मतलब पॉइंट बी के बाद अगर मैंने और लोड डाल दिया तो क्या होगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा, मतलब ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं करेगा मटेरियल रिमूव करने के बाद। ये समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट बी क्या हो जाता है, पॉइंट बी होता है, हाँ एग्जैक्टली प्रतीक बराबर बोल रहा है, पॉइंट बी के बाद प्लास्टिसिटी चालू हो जाएगा, पॉइंट बी तक सिर्फ इलास्टिक है, राइट। पॉइंट ए क्या था, पॉइंट प्रोपोर्शनल था। अभी पॉइंट ए और बी में फर्क क्या है देखो, अगर मैं बोलूं पॉइंट ए इलास्टिक है क्या, हाँ इलास्टिक है। पॉइंट बी प्रोपोर्शनल है क्या, हाँ पॉइंट बी प्रोपोर्शनल भी है। बट पॉइंट ए के बारे में अगर मैंने बात किया तो पॉइंट ए आपका इलास्टिक भी है और प्रोपोर्शनल भी है, बट पॉइंट बी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक है, प्रोपोर्शनल नहीं है। क्यों? बिकॉज ये पॉइंट पे स्ट्रेस का वैल्यू स्ट्रेन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब लेट सपोज जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, राइट, उसके हिसाब से अगर ये 8 है तो ये 4 होना चाहिए, बट शायद ये 4 ना होके लेट से ये सिर्फ 3.5 है। समझ में आ रहा है? तो पहले जो मैंने बताया था उसमें क्या किया था, जैसे स्ट्रेस का वैल्यू 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा था, स्ट्रेन का वैल्यू 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा था। बट पॉइंट बी पे अगर मैंने सेम चीज टेस्ट किया तो मुझे पता चल रहा है स्ट्रेस हो गया 8, बट स्ट्रेन सिर्फ 3.5 है। ये समझ में आ रहा है? इसका मतलब पॉइंट बी इज नॉट प्रोपोर्शनल, इट इज इलास्टिक बट वो प्रोपोर्शनल नहीं है, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सब लोग को इतना पार्ट समझ में आ रहेगा तो प्लीज एक बार यस सिंबल के ऊपर क्लिक कर दो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एवरीवन। और अगर इनकेस कोई डाउट रहेगा तो आपको रेज हैंड के ऊपर क्लिक कर देना, मुझे पता चल जाएगा। वेदांत का डाउट है क्या? इज देयर एनी डाउट वेदांत दैट यू वुड लाइक टू आस्क? सूरज, सिद्धांत, ओके रिपीट करता हूँ, देखो ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से रिपीट करने का ट्राई करता हूँ मैं। चालेल चालेल चालेल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो आस्क इट एट द एंड। मैं थोड़ा ये रिपीट कर देता हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज पॉइंट ए तक मटेरियल प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब मैंने जैसे बताया कि अगर ये स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है 2 यूनिट से यहाँ पे, राइट, स्ट्रेस क्या कर रहा हूँ मैं, 2 यूनिट से इंक्रीज कर रहा हूँ हर बार, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो क्या हो रहा है, वो एक एक यूनिट से इंक्रीज हो रहा है।
तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे अकॉर्डिंगली 3 का होना चाहिए। मतलब इफ आई टेक द रेशियो 2/1, हाँ राइट, प्लास्टिसिटी राइट, 2/1, 4/2, राइट। तो ये रेशियो हमेशा कितना आएगा, ये रेशियो हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब ऑल द नंबर्स आर प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और पॉइंट ए तक मटेरियल इलास्टिक भी है। मतलब पॉइंट ए पे अगर मैंने मटेरियल रिमूव करना चालू कर दिया, ये सारा लोड रिमूव करना चालू कर दिया, तो क्या होगा, मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगा, ओरिजिनल शेप एंड साइज। इसका मतलब वो इलास्टिक भी है। तो पॉइंट ए पे मटेरियल इलास्टिक भी है और प्रोपोर्शनल भी है, राइट। सो पहला वाला कंसेप्ट तो ये समझ में आ जाता है। दूसरा क्या पता चलता है, दूसरा लेट सपोज अगर मैंने थोड़ा सा और लोड इंक्रीज कर दिया, राइट, इफ आई एम इंक्रीजिंग द लोड फर्दर, अगर मैंने थोड़ा और लीड इंक्रीज कर दिया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो कर्व है वो लीनियर है क्या, वो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है क्या, इज इट लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन? आप बताओ मुझे, ये दिख रहा है क्या स्ट्रेट लाइन जैसा? नो, राइट, ऑल विल एग्री दैट दिस इज नॉट लुकिंग लाइक अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा नहीं है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यार यहाँ पे पॉइंट बी है ना, पॉइंट बी ये प्रपोर्शनल नहीं है, राइट, प्रपोर्शनल नहीं है। बट पॉइंट बी तक अगर मैं लोड एक्सर्ट कर रहा हूँ और लोड वापस निकाल रहा हूँ, तो वापस वो ओरिजिनल शेप में चला जाएगा। मतलब पॉइंट बी तक आपका मटेरियल इलास्टिक मटेरियल जैसा बिहेव कर रहा है, उसके बाद वो प्लास्टिक जैसा बिहेव करेगा। सो पॉइंट बी इज कॉल्ड एज योर इलास्टिक लिमिट। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से टू यू पीपल। सो पॉइंट बी इज योर व्हाट इज योर इलास्टिक लिमिट। अभी देखो इसके बाद वाला जो पार्ट है ना, उसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, ये समझने का ट्राई करो क्या हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पे बात किया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग टू द डायमीटर, जैसे जैसे हम लोग लोड एक्सर्ट करें, व्हाट इज हैपनिंग टू द डायमीटर, क्या लग रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू द डायमीटर, राइट? डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। जब भी डायमीटर डिक्रीज हो रहा है गाइस, इफ यू ऑब्जर्व, आपको पता चलेगा कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे के पास आना चालू कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हो, जितना उनका स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से वो पास आना चालू कर रहा है। अभी ध्यान से देखना क्या होने वाला है। अगर लेट सपोज मैंने और थोड़ा सा लोड इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा और पास आ जाएंगे। और जब भी मॉलिक्यूलर्स पास में आ जाते हैं, उनके बीच में फोर्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ना बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट और ज्यादा अट्रैक्ट करने में जुड़ जाएंगे। इससे क्या होता है, जो भी मैंने लोड यहाँ पे एक्सर्ट किया, एक्स्ट्रा लोड जो भी मैंने एक्सर्ट किया है, मटेरियल जो है वो उसको रेजिस्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज अभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में ज्यादा एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब लोड तो मैंने इंक्रीज कर दिया, बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है ना, वो उतना इंक्रीज नहीं होने वाला है। ये समझ में आ रहा है? अगर ये एक बार समझा तो मैं वो यस पे क्लिक, यस के ऊपर क्लिक कर देना। क्या बात किया मैंने, जब मैंने लोड तो इंक्रीज कर दिया, बट जितना पहला रेजिस्टेंस आ रहा था उतना रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज नाउ द मॉलिक्यूल्स आर स्पेंडिंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अट्रैक्ट ईच अदर रादर देन रेजिस्टिंग द आउटर लोड, एक्सटर्नल लोड। ये समझ में आया सब लोग को? इसलिए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अभी फिलहाल कम है, राइट। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया रहेगा कि इतना क्या हो रहा है। नितिन, प्रतीक, सागर, समझा इतना पार्ट क्या हो रहा है यहाँ पे? ओके। सो गाइज यहाँ पे क्या हो गया, देखो लोड बढ़ा दिया मैंने, बट क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कम हो गया। नाउ ये क्यों इंपॉर्टेंट, देखो अगर मैंने स्ट्रेस का फॉर्मूला बोला, स्ट्रेस का फॉर्मूला जैसे हम लोग ने देखा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अभी लोड इंक्रीज कर दिया, बट ये इंक्रीज हुआ क्या, नहीं, एक्चुअली ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ये डिक्रीज हुआ तो कहने से स्ट्रेस का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज न्यूमरेटर अगर कम हो रहा है तो डिनोम ये वाला ओवरऑल टर्म भी कम हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो स्ट्रेस है ना वो कम हो रहा है। तो आपका ये जो कर्व है, नेक्स्ट वाला जो कर्व है जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ये कैसा दिख रहा है, ये नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, लेट मी जस्ट डिसेबल दिस। ओके, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट सी विल बी ओवर हियर। तो यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट दिखेगा, पॉइंट सी। ना पॉइंट सी पे को हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्यों? बिकॉज इसके बाद है ना आपको और ज्यादा लोड इंक्रीज करने का जरूरत नहीं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेंथ। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल्स अपने आप ही एक दूसरे को खींच रहे हैं। ना ये पॉइंट समझने का ट्राई करना, पूरा ये कर्व में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पे होने वाला है। ना सोच के देखो, अगर मॉलिक्यूल्स अपने आप एक दूसरे को खींच रहे हैं तो व्हाट विल हैपन टू देयर लेंथ? सोच के देखो, व्हाट विल हैपन टू देयर लेंथ? विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और विल इट रिमेन सेम? क्या लगता है? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे, ट्राई टू आंसर मी, व्हाट विल हैपन टू देयर लेंथ, राइट? डिक्रीज, ठीक है। वेदांत बोल रहा है लेंथ डिक्रीज होगा। वेदांत पता नहीं कौन से नशे में है, पूरा रॉन्ग आंसर दे रहा है, पता नहीं व्हाई।
बट सागर बोल रहा है सेम रहेगा। नहीं सागर, सेम नहीं रहेगा, आई टेल यू व्हाई। अभी भी हम लोग ने लोड एक्सर्ट किया है, राइट, बट व्हाट हैपेंस इज कि जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो और ज्यादा एनर्जी स्पेंड करते हैं किस चीज में जहाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में, और उसके कारण इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स रहता है वो कम हो जाता है। तो अगर ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहे तो क्या होता है, लेंथ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे लेंथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो व्हाट विल हैपन, जो स्ट्रेन है वो भी इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे ये सी टू डी हमें क्या दिखाई देता है, सी टू डी मुझे मुझे ये दिखाई दे रहा है स्ट्रेस कम हो गया, दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे आ गए, ऊपर से नीचे आ रहे मतलब स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है, और हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं मतलब स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, मतलब बिना ज्यादा लोड एक्सर्ट किए यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेन इंक्रीज हो गया। स्ट्रेन इंक्रीज होना मतलब लेंथ इंक्रीज होना है। समझ में आ रहा है? और ये कब तक होता है, पॉइंट डी तक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड, लोअर यील्ड पॉइंट। सो पॉइंट डी इज कॉल्ड एज योर लोअर यील्ड पॉइंट ना। अगर ये वाला पार्ट समझा रहेगा तो प्लीज एक बार मेरे को यस पे क्लिक कर दो, नहीं समझा रहेगा तो प्लीज आपका हैंड रेज कर देना या फिर नो के ऊपर क्लिक कर देना, मुझे पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस। हाँ सागर पूछना, माइक अनम्यूट करके पूछना, डाउट क्या है? सर अपर यील्ड पॉइंट डाउट है। अपर यील्ड पॉइंट ना, देख सागर कैसा है पता है, देख सिंपल सी बात है। आ, हम लोग इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, वो कहने से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो एक्सर्ट करते हैं, बराबर है? आवाज आ रहा है तेरे को सागर? अच्छा, ये देख सागर क्या हो रहा है, अभी ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चालू कर रहे हैं, राइट? दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टार्टिंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? नाउ एक दूसरे को अट्रैक्शन करने में ये जो एनर्जी स्पेंड करते हैं उसके वजह से ये जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, जो एक्सटर्नल लोड को अप्लाई करने वाले थे वो कम हो जाएगा, बराबर है? तो बिना लोड ज्यादा इंक्रीज किए क्या होगा, ये और ज्यादा पास में आना चालू हो जाएंगे, राइट? तो जैसे जैसे ये पास में चालू आना आना चालू हो जाएंगे, व्हाट विल हैपन इज ये लेंथ और इंक्रीज होना चालू होगा। सोच के देखना, लेट्स सपोज कि ये वाला मॉलिक्यूल्स है, राइट? लेट्स सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है। नाउ इफ दीज मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टिंग टू इट, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का ट्राई करे, तो व्हाट विल हैपन टू द डायमीटर? तू बता दे मेरे को कि व्हाट विल हैपन टू द डायमीटर। डिक्रीजेस। अच्छा, अगर डायमीटर डिक्रीज हो रहा है तो लेंथ क्या होगा? इंक्रीजेस। बट ये लेंथ इंक्रीज करने के लिए तूने एक्सटर्नल लोड लगाया क्या? नहीं सर। क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल्स खुद, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खुद को अट्रैक्ट कर रहे थे। वो अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ा क्या? नहीं सर। नहीं। इसका मतलब क्या सर, पहली बात मैंने लोड ज्यादा अप्लाई नहीं किया, बराबर है, राइट? सो यस दैट इज वन सर। थिंग। लेंथ इंक्रीज हुआ क्या? हाँ लेंथ इंक्रीज हुआ है, राइट? मतलब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो था वो कम हो गया। ये कम हो गया तो इसका क्या, इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, और आपका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो आपका स्ट्रेन भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू टेल। और हम लोग पहुंच जाएंगे पॉइंट डी पे, विच इज कॉल्ड एज लोअर यील्ड पॉइंट। आई होप आपको इतना समझ में आया रहेगा। ये एक्चुअली बुक्स अगर आप पढ़ोगे ना, इतना डिटेल में हंस ऐसा कुछ बताया नहीं है, बट और ज्यादा रेफरेंस बुक पढ़ने पर आपको ये क्लैरिटी आ जाएगा। बट एनीवे, नाउ यू थिंक एंड टेल मी यार, ये जो मॉलिक्यूल्स है क्या ये हमेशा के लिए पास में अट्रैक्ट आते जाएंगे आते जाएंगे आते ही जा सकते हैं क्या? कोई तो एक पॉइंट होगा जहाँ पे वो रुक जाएंगे। तो कैन एनीवन टेल मी कौन से पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ आके ऐसा रुक जाएंगे कि और अंदर नहीं अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब करेंगे बट उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा। कैन एनीवन थिंक एंड टेल मी? ब्रेकिंग पॉइंट, ओके ब्रेकिंग पॉइंट, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? अल्टीमेट, ये सब पढ़ा हुआ बता रहे तुम लोग अल्टीमेट या ब्रेकिंग पॉइंट, बट ऐसा कुछ नहीं है, लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सीधी सी बात है यार, मॉलिक्यूल्स तब तक पास में आने के लिए ट्राई करेंगे जब तक वो कंप्लीटली एक दूसरे के पास आ ना जाए, राइट? फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, अभी मुझे बताओ इसके बाद वो भले एक दूसरे को और अट्रैक्ट कर पा रहे, बट कहने से उनका डायमीटर और कम होगा क्या? बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट फोर्स कहने से ये और कम होने के लिए ट्राई नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज अभी जो सारे मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से अरेंज है कि आपको एक सॉलिड रॉड की तरह दिखाई दे रहा है, एक पूरा का पूरा सॉलिड रॉड की तरह दिखाई दे रहा है, वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे। मतलब अगर मेरे को इसका लेंथ अभी इंक्रीज कराना है तो मेरे को ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा कि कम फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको, हाई फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा या लो फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा? थिंक एंड टेल मी।
अच्छा, इसका मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, ऐसा समझो कि मुंबई का रेलगाड़ी है, ठीक है, दादर स्टेशन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो पूरा रेलवे एकदम जो बोगी है वो कचाकच भरा हुआ है, कचाकच भरा हुआ। और ये ऐसा समझो, ये जो पूरा बार है ना, दिस इज लाइक अ रेलवे बोगी, ठीक है, रेलवे का बोगी है, और इसके अंदर जो लाल डॉट्स है ना वो सब लोग हैं, राइट। अभी ऐसा सोचो कि अगर इसके अंदर और एक बंदे को घुसाना है, इफ आई वांट टू पुश वन मोर पर्सन इनटू द बोगी, मेरे को ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा या कम फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, क्या लगता है, क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, राइट। अच्छा, क्यों रे, ज्यादा क्यों एक्सर्ट करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? ज्यादा तो समझ में, बट क्यों, कहने से ज्यादा इसलिए अप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज अभी अंदर के बोगी के अंदर जो लोग है वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है? वैसे ही गाइस, अभी अगर मैंने बाहर ज्यादा लोड एक्सर्ट किया तो मटेरियल्स क्या करेंगे, एग्जैक्टली इंटरनल। तो अभी यहाँ पे जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होगा ना वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्यों, या रादर ज्यादा एक्सर्ट कर पाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो कहने से स्ट्रेस का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉइंट डी के बाद हम लोग का स्ट्रेस का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है और हम लोग पहुंच जाते हैं पॉइंट ई पे, जो कि होता है मैक्सिमम स्ट्रेस। ना पॉइंट ई जिसको मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हैं उसको अल्टीमेट स्ट्रेस भी ये नाम दिया गया है। तो याद रखना, पॉइंट ई इज योर अल्टीमेट स्ट्रेस। और इस पॉइंट के बाद अगर मैंने और ज्यादा लोड एक्सर्ट किया तो क्या होगा, एक सर्टेन पॉइंट पे आपका मटेरियल टूट जाएगा, और जिस स्ट्रेस पे ये मटेरियल टूटेगा इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो पॉइंट एफ इज कॉल्ड एज योर ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये पूरा सा जर्नी था एक सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आया तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, और एक थ्योरी का पार्ट होता है वो लिखना पड़ेगा, जो कि आपको मैं उसका नोट्स दिलवाने का नोट्स दिलवा दूंगा, राइट। नाउ इसमें अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर देना। अगर कोई डाउट नहीं है तो मेरे पास एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा, मैं पूछना चाहूंगा। एवरीवन, if no one is having any doubt, please, yes, if no one is having any doubt, ठीक है, तो मैं कुछ पूछना चाहूंगा। नहीं है किसी को कोई डाउट? ओके, Yes, आई sir. होप। Sir, ओके, Hooke's law is applied proportional limit or elastic limit? प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट पे अप्लाई नहीं करते सागर, एंड सर दैट्स व्हाट। कितना क्वेश्चन में ऑप्शन में आंसर इलास्टिक लिमिट दे रहा है? गलत है, गलत है। तू कोई भी हाँ रेफरेंस बुक देख, या हॅलो फिर, हाँ बोल ना दीपक, दीपक। सर, त्याचे जे आहे ना सर, ते याने जे क्वेश्चन विचारला ना सर, ते इलास्टिक लिमिट वगैरे त्याची थेरी आहे सर, ते कन्सेप्ट क्लिअर नाही सर आमचे. जे काही एक्झाम आहे ना, काही एक्झाम इलास्टिक लिमिट घेता सर, काही अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट घेता आणि काही एक्झाम अप प्रोपोर्शनल लिमिट घेता. तर ती थेरी आहे ती माहित नाही सर, ते काय ते कळेल का? करो कर, डोंट वरी, आई जस्ट टेल यू अबाउट हुक्स लॉ। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन करने वाले थे वो हुक्स लॉ के ऊपर ही है, तो डोंट वरी, सब पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, और जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना वो आपको मैं इसका सोल्यूशन भी दे देता हूँ। मतलब हुक्स लॉ बेसिकली प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर ही डील करता है, एंड विल कम टू दैट, डोंट वरी, विल कम टू दैट, ठीक है। नाउ मेरा एक क्वेश्चन था आप लोग से कि यार सर, ये आपने बोला ये मटेरियल कभी टूटता है, मटेरियल टूटता है एफ के ऊपर जो कि होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, बट आपने बोला कि मटेरियल के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस ई पे था, तो ई पे क्यों नहीं टूटा और एफ पे क्यों टूटा? मतलब जो मटेरियल ब्रेक हुआ वो कंपेरेटिवली लेस स्ट्रेस पे ब्रेक हो रहा है, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है? अभी ये क्वेश्चन था, ये आपको वाइवा में पूछेंगे, आई एम श्योर कि वाइवा में ऐसे वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कोई बता सकता है कि ऑल्दो मटेरियल के ऊपर जो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई किया था वो पॉइंट ई पे था, बट तभी मटेरियल टूटा नहीं, बट टूटा कभी, जब भी स्ट्रेस का लेवल एफ पे था। मतलब कहने से मैक्सिमम स्ट्रेस से कम लेवल के स्ट्रेस के ऊपर मटेरियल टूट गया। कोई बता सकता है सोच के ऐसा क्यों? एनीवन? नो? तो गाइज ये वाला क्वेश्चन आपको एक्चुअली पूछना ही चाहिए, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड। मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ लेक्चर को सुनो मत, सोचो। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इफ यू पे अटेंशन आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके सिद्धांत, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, देख सिंपल सी बात है। इस मटेरियल के ऊपर जब मैं लोड एक्सर्ट कर रहा था, लेट सपोज ये वाला लेवल है, राइट। ये लेवल पे लेट सपोज मैंने 500 किलो न्यूटन अप्लाई किया है, और 500 किलो न्यूटन पे मेरे को ये स्ट्रेस मिल रहा है, विच इज ई, राइट, मैक्सिमम स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। और फिर बाद में मैंने देखा कि बिना, जो मटेरियल टूट रहा है थोड़ी देर के बाद वो इस स्ट्रेस पे टूट रहा है, एफ पे। अब ये स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू एफ, तो मटेरियल कम स्ट्रेस पे क्यों टूट रहा है? मटेरियल तो एक्चुअली मैक्सिमम स्ट्रेस पे टूटना चाहिए ना।
तो ये कम स्ट्रेस पे क्यों टूट रहा है, कोई बता सकता है? आई एम श्योर सिद्धांत क्वेश्चन समझा तुझे? मटेरियल इज ब्रेकिंग एट अ स्ट्रेस लोअर लेवल, लोअर स्ट्रेस पे टूट रहा है रादर देन ब्रेकिंग एट द हाईएस्ट स्ट्रेस। कैन एनीवन टेल मी ऐसा क्यों? एनीवन? नो वन? कोई नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ड्यू टू इलोंगेशन मे बी। इलोंगेशन तो हो रहा है, बट आई टेल यू, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ना, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो भी है, बोल सकते हैं, बट आई एम श्योर कि आप इफ यू आर टॉकिंग इन राइट सेंस तो वो ठीक है, बात बराबर है। देखो क्या होता है, मटेरियल जो ब्रेक होगा ना, वो मटेरियल ब्रेक कैसे होगा? लेट्स सपोज ये पहले मटेरियल था, तो धीरे धीरे ऐसा नेक क्रिएट होना चालू होता है, राइट? धीरे धीरे ऐसा नेक क्रिएट होना चालू होता है। अभी दिख रहा है ये जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का जो वैभव ने बोला वो एक तरीके सही है, बट उसको मैंने वही बोला कि अभी ये देखो ये पॉइंट पे ना स्ट्रेस एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तो ये पॉइंट को ब्रेक करने के लिए एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा लोड अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्यों? बिकॉज ब्रेक करने के लिए ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मटेरियल यहाँ पे टूटता है, राइट? तो ये पॉइंट पे अगर मेरे को इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कम है तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेस भी कम होगा। मतलब जहाँ पे ब्रेक होता है वहां पे जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो बहुत कम है, इसलिए जो ब्रेक होता है ना वो लोअर स्ट्रेस पे ब्रेक होता है रादर देन ब्रेकिंग एट द हायर स्ट्रेस, राइट? तो आई होप आपको ये समझा रहेगा। अच्छा, इतना पार्ट अगर समझा रहेगा तो प्लीज सब लोग एक बार यस सिंबल पे ऊपर क्लिक कर दो, फिर मैं आगे का पार्ट बताना चालू करता हूँ। एवरीवन फटाफट फटाफट डू पार्टिसिपेट गाइस, मजा आएगा, वरना मैं बोर हो जाऊंगा और मुझे उसका बहुत ज्यादा टेंशन है, बिकॉज I don't like getting bored in my lectures. Anyway, let's move further and understand the concept called as Hooke's law. अभी Hooke's law क्या होता है बताता हूँ। देखो Hooke's law basically ये बोलता है कि within stress limits particular value of stress का value and strain का value are directly proportional to each other. For example, अभी ये वाला point बोल दिया, ये हमको पता था कि point A तक proportional है, right? Proportional का मतलब क्या? सब proportional का मतलब आपने बोला stress और स्ट्रेन ये प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये होता है हुक्स लॉ, बराबर है? अभी सर इसमें क्या कर सकते हैं पता है, ये प्रोपोर्शनलिटी जो है इसको निकाल के अगर मैंने इक्वल टू डाल दिया तो मुझे कांस्टेंट डालना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट के यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाम कैपिटल ई विच इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था स्ट्रेस, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं स्ट्रेस, और यहाँ पे क्या था इलास्टिसिटी, और ये स्ट्रेन को लिख लेता हूँ यहाँ वैसे पे वैसा, दैट इज स्ट्रेन, राइट? तो यहाँ पे मुझे एक नया टर्म मिल रहा है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हिच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट? अभी देखो आप लोग ने जो क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर देता हूँ कि आप लोग ने बोला था इलास्टिक लिमिट पे आता है, स्ट्रेस इज अप टू प्रोपोर्शनल। दीपक एक काम करना, माइक अनम्यूट करून क्वेश्चन विचारना, काय बोलतोस? I won't be able to understand or else. सर ते तुम्ही बोलले ना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तर ते अप टू असेल ना, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट? बरोबर, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टिल पॉइंट ए। पॉइंट ए के बाद ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है, मतलब पॉइंट ए के बाद ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ये वैलिड नहीं है, मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा स्ट्रेन के साथ कभी पॉइंट ए के बाद, राइट? अच्छा, अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सब लोग ने पिछले स्लाइड में ध्यान दिया रहेगा तो इसका आंसर आ जाएगा। मेरे को बताओ पॉइंट ए पे मटेरियल इलास्टिक है क्या? यस और नो में आंसर दे देना गाइस, पॉइंट ए पे मटेरियल इलास्टिक है या नहीं है? यस और नो में मेरे को आंसर चाहिए। ओके, वैभव इज करेक्ट, सागर इज करेक्ट, राइट? वेदांत, व्हाट डू यू थिंक, इज मटेरियल इलास्टिक और नॉट? पॉइंट बी पे मटेरियल इलास्टिक है या नहीं है? नितिन भी करेक्ट है, ठाकुर भी करेक्ट है, सिद्धांत भी अभी करेक्ट है, राइट? तो गाइस पॉइंट ए पे मटेरियल इलास्टिक भी है, दैट इज द रीजन यहाँ पे हम लोग ये जो आपका कंफ्यूजन था ना वो मैं क्लैरिफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ। आई गेस सागर पूछ रहा था कि यार ये इलास्टिसिटी से मतलब इलास्टिक अप टू इलास्टिक लिमिट बोल रहा था ना, तो इलास्टिक लिमिट तक नहीं होता, इट इज ओनली पॉइंट टिल पॉइंट ए, बट पॉइंट ए आपका इलास्टिक मतलब यहाँ पे मटेरियल इलास्टिक भी होता है, तो ये चल जाता है। एंड नॉर्मली अगर आप मेटल्स के कर्व देखोगे ना
तो ई और बी के पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस मतलब बहुत ही कम डिफरेंस होता है, तो दैट कुड बी द रीजन बिकॉज ऑफ विच कुछ बुक्स में उन्होंने वैसा दिया रहेगा। बट अगर आप एक्चुअल डिफरेंस ये देखना चाहते हो, मैं आपको इमेजेस भी भेज दूंगा जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप भी मुझे इमेजेस भेजो जहाँ पे आपको ऐसा लिखा रहेगा कि यार हुक्स लॉ का कुछ अलग डेफिनेशन रहेगा, ठीक है, तो वेरीफाई कर लेंगे हम लोग, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मूला याद रखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेस को डिनोट करेंगे बाय द सिंबल सिग्मा, और स्ट्रेन को डिनोट करेंगे बाय द सिंबल स्मॉल ई, राइट ना। कोई बता सकता है कि मेरे को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या आएगा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? माइक अनम्यूट करके बोलोगे तो भी चल जाएगा। न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर? क्या सागर, बढ़िया, एकदम रॉन्ग बोल रहे हैं। रॉन्ग है सागर, सागर रॉन्ग है। न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट, द आंसर विल बी न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिंपल सी बात है, देखो स्ट्रेस का जो यूनिट था वही आएगा, बिकॉज स्ट्रेन का तो यूनिट होता नहीं है। स्ट्रेस का यूनिट क्या था? न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका यूनिट भी आएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आ रहा है सागर? तो आई होप तेको समझा यस रहेगा। सर। सो दैट वाज अबाउट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला याद रख लेना, इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यूनिट याद रखना, राइट। अच्छा, अभी एक सिंपल सा रिलेशन करते हैं बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन, जिससे मेरे को चेंज इन लेंथ का एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल का फॉर्मूला चाहिए, तो देखते कैसे आएगा। अगर मैंने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात किया, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये समझ में आ रहा है? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। मैं जो सिग्मा का वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, और जो ई का वैल्यू है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, राइट। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद मेरे को एक नया फॉर्मूला बनेगा फॉर कैपिटल ई। तो कैपिटल ई का फॉर्मूला क्या बनेगा? सिग्मा के बदले में लिखूंगा पी अपॉन ए, राइट। फिर बाद में डिनोमिनेटर में ये लिखूंगा दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी इसको अगर मैंने रिफ्रेम किया तो ये आएगा पी अपॉन ए मल्टीप्लाई, ये डिवीजन के बदले अगर मैंने मल्टीप्लाई डाला तो डिनोमिनेटर का पार्ट उल्टा करके लिखना पड़ता है, तो ये आ जाएगा कैपिटल एल अपॉन डेल्टा एल, राइट। मतलब मुझे क्या पता चल रहा है? मुझे पता चल रहा है कैपिटल ई इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। हमको फॉर्मूला किसके लिए चाहिए? डेल्टा एल के लिए चाहिए। तो क्या करेंगे, डेल्टा एल को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और ई को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे डेल्टा एल का फॉर्मूला मिल जाएगा। डेल्टा एल विल बी नथिंग बट पी एल अपॉन ए इंटू ई। तो गाइज ये वाला बन जाएगा मेरा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, दैट इज पी एल अपॉन ए। वह पी क्या है? पी आपका इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, याद रखना। अच्छा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया सब लोग को? चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई। ये फॉर्मूला के ऊपर आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आने वाला है एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना। अच्छा, कोई बता सकते हैं इसका यूनिट क्या होगा? माइक अनम्यूट करके बता दो फटाफट फटाफट, टाइप करने में टाइम चल रहा है। हाँ सागर बता दे, क्या बता रहा है? यूनिट क्या सेम आएगा? mm स्क्वायर। सेम सर। नो यूनिट? कौन है बाबा, नो यूनिट कैसे? सेम सर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। पक्का? यस सर। सागर एकदम कॉन्फिडेंटली रॉन्ग आंसर देते हैं तू। नहीं रे सागर, हम लोग लेंथ के बारे में बात करें ना, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है सागर? सर डेल एल का क्या? mm। डेल, हाँ समझ में आ रहा है, तो डेल एल का। मुझे लगा ई का और इलास्टिक प्रोपोर्शनल का। नहीं नहीं नहीं, ये नया फॉर्मूला है ना, तो मैंने जस्ट पूछ लिया। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है गाइस? बिकॉज मैंने देखा है जो भी मैंने एग्जाम के पेपर्स चेक किए, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स है ना वो यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं, और फिर जो फैकल्टीज होते हैं वो अननेसेसरी आपको आंसर्स रॉन्ग देते हैं, बिकॉज आपका या फिर पूरा मार्क्स नहीं देते। दैट्स द रीजन मैं चाहता हूँ कि शुरुआत से यूनिट्स के ऊपर ध्यान दो। तो हमने दो फॉर्मूला पढ़े। स्ट्रेन का कैपिटल दूसरा सिंबल सर, स्ट्रेन का दूसरा सिंबल है क्या डिनोट करने सिंबल के? नहीं, स्ट्रेन के लिए एक्चुअली आप लोग कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी ये मैंने ई क्यों इस्तेमाल किया है? बिकॉज मैं जो रेफरेंस बुक रेफर कर रहा हूँ उसमें उन्होंने ई स्मॉल ई इस्तेमाल किया है ना। बुक्स टू बुक्स लोग है ना, ये सिंबल चेंज कर सकते हैं, बट इसका मतलब सेम रहेगा, उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर आप लेट सपोज तेरा नाम सागर है, राइट, और लेट सपोज तेरे को एस हैज अ सिंबल इस्तेमाल करना है, तो तेरे को स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा लेट अज्यूम दैट एस इज द स्ट्रेन, एस स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय, ऐसा लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय एस।
तो ये लिखने के बाद तू हर जगह पे जहां जहां पे स्ट्रेन है वहां पे एस सिंबल इस्तेमाल करेगा तो भी चल जाएगा। ना हुआ यू है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यही सिंबल इस्तेमाल करना है क्या, यार ऐसा कुछ नहीं है, आप डिफाइन कर लो तो आपके हिसाब से भी लिख लेंगे, बट आप सामने वाले को पता होना चाहिए, राइट? बाकी कुछ नहीं, मेजोरिटी केसेस में ई इस्तेमाल करते हैं, तो वैसा वाला पार्ट है। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट विल डू इज एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बिकॉज यार ये मेरे को बहुत बच्चे बोलते हैं कि यार ना ऑनलाइन न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, तो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं आपको आता है कि नहीं। बाय द वे आई एम श्योर आपके कॉलेजेस में भी लेक्चर चल रहे हैं, तो कॉलेजेस में न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अच्छा आप तो यू बट यू पीपल आर विल बी गेटिंग टू थर्ड ईयर, राइट? तो आई एम श्योर आपके कॉलेज, बट कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स हुए आपके कॉलेजेस में फिलहाल, मतलब दोज हु आर जस्ट गेटिंग इनटू ऍडमिशन? हाँ तेच मला तेच नंतर क्लिक झालं कि यू पीपल हैव नॉट येट कंप्लीटेड द एडमिशन, बट एनीवे डोंट वरी। तो लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ पता है यार, न्यूमेरिकल से ना हर बच्चा डर जाता है, डरता है इसलिए बिकॉज उसको पता नहीं सॉल्व कैसे करना है या फिर टाइम लगता है। तो एक रिवर्स साइकोलॉजी का मेथड है, उससे अगर आप करोगे तो हमेशा आपका न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है? पहला कुछ नहीं भाई, पहले सिर्फ सिंपल से न्यूमेरिकल रीड करो और डेटा जो है ना वो लिखना है बस। तो यहाँ पे एक स्टील रॉड है तो उसका शेप आपको समझ में आना चाहिए, सिलेंड्रिकल है, और उसका डायमीटर मेंशन किया है। तो ठीक है, उसका डायमीटर मेंशन किया है और उसका लेंथ मेंशन किया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ वो रॉड है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक सिंपल सा रॉड है, राइट? इस रॉड का जो डायमीटर है, दिस डायमीटर, ये डायमीटर का वैल्यू कितना दिया है? 25 mm। तो ये लिख लिया 25 mm। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? लेंथ है 3.5 मीटर लॉन्ग, तो इतना लेंथ है, ये डायमेंशन लिख लिया। इस सब्जेक्टेड टू एक्सियल पुल ऑफ 22 किलो न्यूटन। 22 किलो न्यूटन का एक्सियल पुल है, राइट? तो पुल तो हमें समझ में आता है, टेंसाइल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 22 किलो न्यूटन का एक्सियल पुल है, और पुल दोनों तरफ से होगा, तो यहाँ पे 22 किलो न्यूटन का एक्सियल पुल है, राइट? क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है स्ट्रेस। सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर टू हाईलाइट इट। हमें फाइंड करना है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड देन इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल आपको फाइंड करना है। वापस और एक डेटा कौन सा दिया आपको? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, दैट इज कैपिटल ई, जिसका वैल्यू दिया 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो इतना डेटा दिया है, ठीक है। नाउ मुझे बताओ, बिफोर आई एम श्योर कि बहुत लोगों को ये पहला दो पार्ट तो इजीली आ जाएगा। तो लेट मी जस्ट आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व स्ट्रेस का पहला वाला पार्ट? कितने जन को आ जाएगा इजीली? एनीवन जिसको पहला वाला पार्ट आ जाएगा? ग्रेट, सिर्फ सागर को आ रहा है, क्या बात है। वैभव को भी आ रहा है, ठीक है, बहुत इजी है गाइस। अगर आपके पास कैल्सी रहेगा तो बढ़िया है, नहीं है तो मैं बता ही देने वाला हूँ, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉर्मली बच्चा क्या करेगा पता है? डायरेक्टली स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखेगा और सॉल्व करना चालू कर देता है। फिर बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, कुछ और चीज भी कैलकुलेट करना है। फिर बाद में वो कट करता है, फिर बाद में सॉल्व करना चालू करता है, तो प्रॉब्लम होता है। तो देखो ये करना कैसे है, जब भी आपको सम आएगा, आपको पता है स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आ जाता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? अभी देखो ये यूनिट है क्या, ये फोर्स है क्या अपने पास? हाँ है, ये 22 किलो न्यूटन दिया है, बट एरिया है क्या अपने पास? नहीं है, एरिया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं निकलेंगे, स्ट्रेस का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम लोग पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? अभी एरिया मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि सर्कुलर शेप का है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है? कोई बता सकता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला? π/4d π/4d। π/4d स्क्वायर पब्लिक कॉन्फिडेंटली रॉन्ग बोलते हैं आंसर को, पता किधर से आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मूला क्या आएगा? π/4 × d², π/4 × d², राइट? तो यहाँ पे डायमीटर का वैल्यू पता है हमको 25 mm, तो ये सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो π/4 × 25 का स्क्वायर, राइट? कोई कैलकुलेट करके बता सकता है? बाय द वे मैं सामने लेके आता हूँ कैलसी, बट स्टिल इफ एनीवन कैन कैलकुलेट, ठीक है, सबको कैलकुलेटर दिख रहा है मेरा? तो ये ES कैलकुलेटर है, आपकी डिग्री में आपको यही इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है। इसका भी एक नया वाला वर्जन आया, काला वाला, वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो शिफ्ट पाई डिनोमिनेटर में आएगा 4, फिर बाद, अच्छा ये 4 नहीं आया, 4 देन मल्टीप्लाई बाय d² दैट इज 25 का स्क्वायर। ये आपका आ गया आंसर। HD दबाओ, आ जाएगा 490.87। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आंसर
490.87 यूनिट आ जाएगा mm स्क्वायर क्यों, बिकॉज यहाँ पे mm में यूनिट दिया था तो मेरा आ गया एरिया। अभी मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। अभी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स दैट इज इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का वैल्यू कितना है 22 किलो न्यूटन, किलो का मतलब होता है 10⁻3, एरिया का वैल्यू जस्ट कैलकुलेट किया तो ये आएगा 490.87, राइट। अभी देखो करना क्या है, जब भी आप कैल्सी इस्तेमाल करोगे ना, कैल्सी सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, आपको स्पीड भी बढ़ाना है। अभी देखो मैं 490 वाला पार्ट है ना, वापस टाइप नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा देखो डायरेक्टली रेशियो ले रहा हूँ मैं, ऊपर 22 इंटू शिफ्ट 10⁻3 डाल दिया और डिनोमिनेटर में आंसर डाल रहा हूँ। आंसर क्यों, बिकॉज मेरा पिछला वैल्यू कौन सा स्टोर रहेगा, ये ए वाला। इससे क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा आंसर उसमें आ जाएगा और मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 44.818। 44.818 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 44.82 स्क्वायर ऑफ करने के बाद। स्ट्रेस का यूनिट हम सबको पता है न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का पहला वैल्यू स्ट्रेस, राइट। अभी दूसरा वैल्यू निकालना है स्ट्रेन का। ना स्ट्रेन का वैल्यू मैं चाहता हूँ आप लोग निकालो, इजी है, आई एम श्योर आ जाएगा, बट मुझे पता है एक गलती है जो मेजोरिटी बच्चा करने वाला है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास मोबाइल रहेगा उसमें भी कैलकुलेशन हो जाएगा। आंसर कैलकुलेट करके मेरे को चैट में भेज देना क्या आंसर आ रहा है। एवरीवन अगर नहीं कर रहे हो तो भी यस के ऊपर क्लिक करके रख दो, मुझे एटलीस्ट पता चल जाएगा कि तुम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो, फिर मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे का पार्ट कवर कर लूंगा फिर, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। सिंस दिस इज द फर्स्ट लेक्चर, आई नो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट रेडी प्रिपेयर्ड, ये माइंडसेट में थे ही नहीं कि भाई लेक्चर का बैठना है करके, बस बैठ गए, ठीक है कोई बात नहीं। इफ यू आर डूइंग इट्स अ वेरी, मैंने इसलिए बोला बिकॉज मुझे पता है आप क्या गलती करने वाले हैं। मेजोरिटी बच्चे वो गलती करेंगे। कोई बता सकता है क्या गलती करेंगे मेजोरिटी बच्चे? ऑल दो फॉर्मूला सिंपल है, बट आई एम श्योर वो गलती करेंगे, बहुत से बच्चे करेंगे। डेल्टा एल बाय एल म्हणजे चेंज इन लेंथ बाय तो फॉर्म्युला आहे ना स्ट्रेनचा, तोच वापरणार, तिथं चुकतील. हाँ बरोबर आहे, तोच फॉर्म्युला वापरणार, ते तर आहे. आन्सर काय येणार मग? अच्छा फॉर्म्युला मध्ये काय लिहू? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। हाँ बोल प्रतीक बोल. पी काहीतरी होतं ना तो मगाची फॉर्म्युला, पी तो वाला वापरायचा ना इथं फॉर्म्युला. नहीं नहीं, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज फॉर चेंज इन लेंथ। हम लोग कैलकुलेट क्या करें, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो यू थिंक एंड टेल मी यहाँ पे क्या लिखूं, ऊपर क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं? मेरे को सिर्फ उतना मैसेज कर दो चैट में, मुझे पता चल जाएगा सबका मिस्टेक क्या होने वाला है, और मैं बताया मेरे को पता है। मेरे को बताओ ऊपर क्या लिखूं, मैं कौन सा नंबर लिखूं, फटाफट फटाफट, ऊपर कौन सा नंबर लिखूं, चैट में बता दो फटाफट। दिया है क्या चेंज इन लेंथ? एनीवन? डेल्टा एल फाइंड आउट करायचा आहे ना, तोच तर बोललो हाँ ना तुम्ही. ई वरून तो काय फॉर्म्युला होता ना आपण तयार केला. एग्जैक्टली राइट। तो इसका मतलब ऑल्दो ये सीक्वेंस में दिया है, जरूरी नहीं कि हम लोग को ये सीक्वेंस में ही करना है, राइट। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, कि हमेशा डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के चालू मत हो जाना। देखो कि पहले फॉर्मूला रफ में लिख लेना, देखो कि सब वैल्यूज है कि नहीं। अभी यहाँ पे नहीं है तो मेरे को पहले डेल्टा एल निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एल के लिए जो बोल रहा था, नाउ दिस इज करेक्ट, तो डेल्टा एल के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए इंटू ई, राइट। इसमें पी का वैल्यू मेरे पास है, पी का वैल्यू कितना है 22 किलो न्यूटन, तो ये आ गया 22 किलो न्यूटन। लेंथ का वैल्यू 3.5 मीटर है, यहाँ पे याद रखना मीटर है, और यहाँ पे एरिया हम लोग ने mm में निकाला है, तो ये यूनिट कन्वर्जन करना भूलो मत। कोई बता सकता है कि यहाँ पे मीटर को mm में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेरे को पता है ये बहुत डिग्री के बच्चों को, अब ये पूछना, डिप्लोमा के बच्चों को पूछना अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ। वेदांत, कैन यू टेल मी 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी mm? 10⁻² मे बी. 10⁻², मे बी। अभी सोचो यही ऐसा सिचुएशन तुम लोग के साथ हो रहा है, और कोई इंटरव्यू में तुम लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहा है कैसा मिलेगा फिर जवाब? हाँ, ये छोटा मोटा चीज है गाइस, याद करके रखो वरना इज्जत चला जाएगा, बस और कुछ नहीं। 10⁻3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज करेक्ट, राइट, नॉट डिवाइड, मल्टीप्लाई। सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 3.5 विद 1000, तो ये हो जाएगा मेरा 35 के बाद और 2 जीरोस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद
एरिया का वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ। एरिया का वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट किया था 490.87। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू हमको पता है यहाँ पे कितना है, 2 इंटू 10⁵ ये वाला वैल्यू है। अभी ये अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, ठीक है, सो लेट मी सब्स्टिट्यूट। सबको कैल्सी दिखाई दे रहा है ना गाइस, एवरीवन? शिफ्ट 10⁵, फिर बाद में फिर क्या है, मल्टीप्लाई 3500 डिवाइड बाय 490.87 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू शिफ्ट 10⁵, ठीक है। सो ये आपका आंसर है विच इज 0.7843, 0.7843। ओके सागर, 0.22 शायद तेरे क्या कर रहे हैं सागर, 0.22 क्यों आ रहा है तेरे को? सागर माइक अनम्यूट करके जरा बता, 0.22 क्यों आ रहा है, क्या कैलकुलेट कर रहा है? सागर यस सर। हाँ क्या हुआ, 0.22 कैसे आया देखो आंसर? ये दिखा ना मैंने कैसे किया, दिख रहा है? यस सर। हाँ तो वो कंफ्यूज हो गया मैं, 0.22 कैसे आया? ठीक है, 0.22 नहीं आएगा, दिस विल बी द आंसर, राइट? तो दैट आंसर इज 0.7843। सर स्ट्रेन का वैल्यू स्ट्रेन का वैल्यू निकल रहा है। अच्छा तूने फाइनल आंसर का बात करे 0, ठीक यस है सर, यस चलेगा चलेगा, बता तो दिया करो, मुझे कैसे पता चलेगा? 0.22 मीटर। ओके 0.22 मीटर, कौन था ये मीटर वाला? स्ट्रेन है भाई, स्ट्रेन का यूनिट थोड़ी होता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आंसर लिख लेता हूँ यहाँ पे इसका, पहले 0.784 ऐसा कुछ था आंसर। अब ये लेंथ में है तो इसका वैल्यू आएगा mm में। चेंज इन लेंथ पता चल गया, अभी स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का वैल्यू डाल दूंगा 0.784 डिवाइड बाय 3500, तो कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे 3500 आ जाएगा। ये करके देखो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। लेट मी जस्ट शो यू पीपल, ENG करके आएगा शायद 2.24 इंटू 10⁻⁻⁴ दिस विल बी दी स्ट्रेन का वैल्यू, और स्ट्रेन का यूनिट नहीं रहेगा फॉर दी ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझा रहेगा। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था गाइस, बट छोटा मोटा चीज है वो समझने का ट्राई करो, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। जैसे पहली बात मैंने बोला कि जस्ट बिकॉज आपको स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली स्ट्रेस से चालू मत करो, पहले फॉर्मूला रफ में देखो या फिर दिमाग में सोचो कि कौन सा वैल्यू नहीं है, फिर बाद में लिखना चालू करो। वरना क्या करोगे पता है, आपको कटपुट करके वापस लिखना पड़ेगा, जो कि अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है, राइट? तो एक्चुअली मैं और एक न्यूमेरिकल लेने वाला था अभी, बट मुझे लगता है आज के लिए काफी हम लोग ने ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इफ यू हैव, बिफोर आई वांटेड टू टॉक विद यू पीपल समथिंग, अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कर देना, डाउट पूछ लेना। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। एनीवन हैविंग एनी डाउट? अगर डाउट नहीं रहेगा तो नो के ऊपर क्लिक कर देना गाइस, एवरीवन। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स प्लीज क्लिक ऑन नो। लेक्चर का ड्यूरेशन और नॉर्मली 45 मिनट्स टू 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास की रहेगा। आज का लेक्चर का ड्यूरेशन अपना ज़्यादा हो गया बिकॉज मैंने शुरुआत में थोड़ा टाइम आपको सॉफ्टवेयर बताने में, ये सब थोड़ा बड़ा इधर उधर का बात करने में डाला है। बट नॉर्मली मैं जैसा अपना रेगुलर सेशन है उसके हिसाब से मतलब टाइम पे चालू होगा, 5 मिनट रुकूंगा फिर बाद में लेक्चर चालू कर दूंगा। और 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट्स का हमारा हर बार लेक्चर रहेगा, स्केड्यूल में मैं बता दूंगा। अच्छा ओके प्रतीक, सॉम सारखं आहे ऍडिशनल काय काय असेल डिग्रीला ते सांगा। ओके, तो एक एक करके मैं बताता हूँ, लेक्चर मिस झालं ते कसं होतं। ओके अच्छा,
ठीक है, गुड टू सी दैट यू पीपल आर आस्किंग सो मेनी डाउट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर लेट्स सपोज ये जो भी लेक्चर हम लोग ले रहे हैं अभी, ये मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है, राइट? तो मैं फिलहाल सिर्फ रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ सो दैट लेक्चर के पार्ट में अननेसेसरी पार्ट रिकॉर्ड ना हो जाए।